प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे वर्णों के भेद। प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजन वर्णों को 8 भागों में बांटा गया है। प्रयत्न की दृष्टि से, प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास, कोशिश, है ना। तो प्रयत्न की दृष्टि से वर्णों को, व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 8। वो 8 भाग ये हैं: स्पर्श, स्पर्शी संघर्ष, संघर्षी, अनुनासिक, पार्श्विक, लुंठित या प्रकंपित, उत्क्षिप्त, अर्धस्वर। स्पर्श, स्पर्श का अर्थ होता है टच होना, है ना, संपर्क में आना। इसका अर्थ यह है कि इसमें जो भी व्यंजन वर्ण आएंगे उनके उच्चारण में कहीं ना कहीं हमारे मुख के जो कुछ अंग हैं, मुख मतलब मुंह, माउथ, उसके जो अंग हैं आपस में स्पर्श करते, एक दूसरे को टच करते हैं या टच करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, इन वर्णों का उच्चारण उत्पन्न होता है, इसीलिए इनको कहा गया स्पर्श। एक बार बोलकर देखते हैं हम लोग, आप भी हमारे साथ साथ बोलकर देखिए क्या ऐसा है या नहीं है। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ओके, फिर है स्पर्शी संघर्ष। संघर्ष का अर्थ होता है स्ट्रगल, और स्पर्श का अर्थ होता है छूना, टच करना। यानी कि यहाँ पर जब इन वर्णों को बोलने की हम कोशिश करेंगे तो स्पर्श और संघर्ष दोनों का अनुभव होगा। पहले एक बार बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ। आपने पाया बोलते वक्त कि जब हम इनको बोल रहे हैं तो हमारे मुख के अंग आपस में स्पर्श भी कर रहे हैं या स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन वर्णों का उच्चारण करते वक्त मुंह से जो वायु निकल रही है, हवा जो निकल रही है, वो संघर्ष करते हुए निकल रही है। दोनों ही बातें यहां साथ साथ हो रही है, स्पर्श भी और संघर्ष भी। इसीलिए इन व्यंजन वर्णों को कहते हैं स्पर्शी संघर्ष। अबे संघर्षी, संघर्ष करने वाले, स्ट्रगल करने वाले, यानी कि जब इन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे तो मुख से जो वायु निकलेगी वो पूरा स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए मुख से बाहर निकलेगी। बोल के देखते हैं ऐसा है या नहीं। श, श, स, ह, श, श, स, ह, ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए इनको संघर्ष कहते हैं। देन अनुनासिक, इन वर्णों का उच्चारण करते वक्त कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम नाक से बोल रहे हैं। ध्वनि जो है वो नाक से निकल रही है। वो देहाती भाषा में नहीं कहता नकिया रहा है, तो वो नकियाने वाला यहाँ पर प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ऐसा लगता है कि कुछ ध्वनि नाक की मदद से उत्पन्न हो रही है ना। एक बार बोल कर देखते हैं, फिर हमको एहसास होगा। अंग, इया, ण, न, म आ रहा है ना। मुख के साथ साथ इनके उच्चारण में नाक की भी भूमिका आ रही है। मुख के, मुख, मुंह, माउथ, उसके साथ साथ नाक यानी कि नोज, इसकी भी भूमिका आ रही है। कहीं ना कहीं ध्वनि उत्पन्न होने में इसकी भूमिका है, और यहाँ से भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। इसीलिए इनको कहते हैं अनुनासिक। एक बार फिर से बोलकर देखिए। अनुनासिक में अंग, य, ण, न, म और अनुस्वार।
जहां कहीं भी अनुस्वार लगा होता है, अनुस्वार यानी कि बिंदी, जैसे हम लिखते हैं कुंदन, चंदन, नंदन, बोल के देखिए, ये जो ऊपर बिंदी लगी यही तो है अनुस्वार, उसका भी उच्चारण कहीं ना कहीं नाक से होता है, कुंदन, चंदन, नंदन, इसीलिए इनको कहते हैं अनुनासिक। देन पार्श्विक ल, फिर लुंठित या प्रकंपित र, र, प्रकंपित कंपन करता हुआ, इसका जब उच्चारण करते हैं एक कंपन सा होता है, मुख में भी कंपन उत्पन्न होती है। अब बोल के देखिए एक बार, र, 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 कंपन उत्पन्न हो रही है, इसीलिए इनको कहते हैं लुंठित या प्रकंपित। उत्क्षिप्त, क्या है ये, ड़, ढ़, ये उत्क्षिप्त है, यानी कि जो मुख्य वर्ण हैं उनमें इनकी गिनती नहीं हो रही है, इनको बनाया गया है। मुख्य वर्ण में जो ड आया था, ट, ठ, ड, उसी ड के नीचे एक बिंदी लगाने से ये बना ड़। बोलते हैं ना सड़क, कड़क, फड़क, भड़क, ड़ आ रहा है वो वाला ड़। और ये जो ढ है, ढ ढक्कन, तो उसी ढ के नीचे बिंदी लगाने से बना ढ़, यानी कि पढ़, चढ़। अर्ध स्वर, अर्ध का अर्थ होता है आधा और स्वर, यानी कि ये आधा स्वर है। इनका जो उच्चारण है पूर्ण रूप से व्यंजन की तरह नहीं होकर के कुछ हद तक व्यंजन की तरह और कुछ हद तक स्वर की तरह इसका उच्चारण होता है, यानी कि आधा व्यंजन की तरह व्यवहार करते उच्चारण में और आधा स्वर की तरह व्यवहार करते, मतलब अर्ध स्वर। बोल के देखते हम लोग, व्यंजन एक बार याद दिला दो, व्यंजन वर्ण का उच्चारण में स्वर वर्णों के उच्चारण की जरूरत पड़ती है। जैसे सारे व्यंजन वर्ण थे, बोले ना क, तो क्या क्या आ रहा है क में, कैसे बोल रहा हूं, क प्लस अ, ख, उसमें भी यही आ रहा है, ख प्लस अ, आया नहीं है स्वर। तो स्वर के उच्चारण की मदद से जिन वर्णों का उच्चारण हुआ वो हो गया व्यंजन वर्ण। आज जो बिना किसी अन्य वर्ण के उच्चारण की मदद से जिनका उच्चारण हो जाता है वो होते हैं स्वर वर्ण। तो इसमें क्या है, अर्ध स्वर, यानी कि व्यंजन का भी है, यानी कि किसी स्वर के उच्चारण की मदद भी ले रहे हैं इसको बोलने में, है ना। और जब ले रहे हैं तो पूरा मदद नहीं ले रहे हैं, है ना। जैसे कि स्वर में हम नहीं लेते मदद, उसी तरह इसमें मदद तो ले रहे हैं बट बहुत कम ले रहे हैं, है ना। इसीलिए ये हो गया अर्ध स्वर, यानी कि आधा इसका व्यवहार उच्चारण में कैसा, व्यंजन की तरह, और आधा व्यवहार कैसा है, स्वर वर्ण की तरह, इसीलिए ये हो गया अर्ध स्वर। बोल के देखते हैं, आप भी बोलिए हमारे साथ, य, र, ल, व, य, र, ल, व। तो प्रत्यन की दृष्टि से वर्णों को, व्यंजन वर्णों को ये 8 भागों में बांटा गया है। एक अन्य दृष्टि से भी वर्णों को कुछ भागों में बांटा गया है, उसको बताते हैं ये मिटाकर फिर लिखकर। अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान के विचार से वर्णों के भेद। उच्चारण स्थान के विचार से वर्णों के ये 9 भेद हैं। कौन कौन से 9 भेद हैं? ये हैं कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे, अनुनासिक, कंठ तालव्य, कंठोष्ठे और दंतोष्ठे। कंठे का अर्थ होता है कंठ, तालव्य का अर्थ है तालु, मूर्धन्य का अर्थ है मूर्धा, दंते का अर्थ है दांत, ओष्ठे का अर्थ है ओष्ठ यानी कि ओठ, लिप्स, अनुनासिक का अर्थ है नासिका, कंठ तालव्य का अर्थ है कंठ और तालु, कंठोष्ठ का अर्थ है कंठ और ओष्ठ दोनों, दंतोष्ठे का अर्थ है दांत और ओष्ठ दोनों। पहले अब इन अंगों को हम पहचानने की कोशिश करते हैं हमारे शरीर के अंदर
तो ये जो हमारा मुख है, मुख अगर खोल के हम देखेंगे तो सबसे यहाँ पर अंदर की तरफ जा करके एक ऊपर से मांस का एक अंग है जो नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है अंदर। आप मुंह खोल करके दर्पण में या ऐनक में देख सकते हैं, या अपने साथ में जो भाई बहन हैं या दोस्त हैं उनके मुंह में आप देख सकते हैं वो लटक रहा है। उस वाले हिस्से को कहते हैं कंठ। थोड़ा सा ऊपर आइए तो ये जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है, यहाँ का जो अंग है वो है तालू, यानी कि ऊपर वाला ये हिस्सा। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो ऊपर वाले जबड़े में ही ये जो हिस्सा है, यानी कि ऊपर वाले दांत के पीछे वाला जो हिस्सा है वो मूर्धा है। तो जब मुंह खोलेंगे तो अगर बाहर की तरफ से देखेंगे तो ये ओठ, दांत, ओठ, ओष्ठ हो गए ना, यहां पर ओष्ठ, ओठ, लिप्स, ये दो हो गए, लोअर लिप्स, अपर लिप्स, नीचे के ओठ, ऊपर के ओठ, ये मिले। इसके अंदर जाते ही आपको दांत मिल रहे हैं, ये दांत, दंत, ये अंग मिल रहा है। अब अंदर जाते हैं तो ऊपर वाले जो दांत हैं उसके ठीक पीछे जो ये ऊपर का हिस्सा है ये मूर्धा है। और थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, वही ऊपर वाला हिस्सा यहाँ वाला वो तालू है, और बिल्कुल जो अंदर वाला हिस्सा है वो कंठ है। यानी कि पहले मिलेगा ओठ, फिर दांत, फिर मूर्धा, फिर तालू, फिर कंठ। या अंदर से बाहर की तरफ आए तो पहले कंठ, फिर ऊपर में ये तालू, फिर ये मूर्धा, फिर दांत और फिर ओठ मिलेंगे। ये अंग हो गए, अंगों को हमने पहचान लिया। अब है नासिका। ये जो हमारा नाक है, नाक के अंदर से जो दो छेद, एक इधर जो ये जो छेद जा रहे हैं दोनों, ये हैं नासिका छेद। तो इनको हमने पहचान लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंठ वर्ग के अंदर वो सारे वर्ण आते हैं, चाहे वो स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, जिनका उच्चारण कंठ से होता है, यानी कि इनका उच्चारण सीधे सीधे यहां से निकलता है। यानी कि इधर वाले अंगों में कोई स्पर्श नहीं होता, इधर वाले बाहर वाले तालू, मूर्धा, जीभ, दांत, ओष्ठ, इनमें कोई स्पर्श नहीं होता। सीधी की सीधी जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो यहां से कंठ से होती है। एक बार बोल करके देखते हैं हम लोग। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग। विसर्ग में दो बिंदी लगाते हैं ना, जैसे कि हम बोलते हैं अ, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, इस तरह से। देन तालव्य वर्ग के अंदर वो सारे के सारे स्वर और व्यंजन वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण तालु से होता है। यानी कि अब कंठ के इधर आते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये तालु से मुलाकात हो गया। जब इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो जीभ है मुंह के अंदर जो बिल्कुल ऐसे है, इनका उच्चारण करते हो तो ऐसे मुड़ करके यहां से ये उठ करके ऊपर तालु में सटने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे सटने की कोशिश करेगा या फिर सटेगा, तब इन वर्णों का उच्चारण उत्पन्न होगा, इनकी ध्वनि उत्पन्न होगी। एक बार बोल के देखते हम लोग। ई, ई, च, छ, ज, झ, इय, य, श। अब है मूर्धन्य। इस वर्ग के अंदर वो सारे स्वर और व्यंजन वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है। यानी कि जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीभ है, वो जो जीभ ऐसे है वो ऐसे उठ के जाता, पहले ऐसे था ना, तो ऐसे बीच में से उठने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर तालु के लिए, पर मूर्धा के लिए वो सीधा ऐसे उठ जाता है, ऐसे उठ के जा करके उसमें मूर्धा में सटता है या फिर सटने की कोशिश करता है, और सटने या सटने की कोशिश करने से इन ध्वनियों का उच्चारण हो जाते, ध्वनियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम बोल के कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सचमुच ऐसा होता है कि नहीं। री, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, र, श। ऐसा ही हुआ। अब है दंत। दंत वर्ग में वे सारे वर्ण आते हैं
जिन वर्णों का उच्चारण दांत की मदद से होता है, यानी कि जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ जो है ऐसे दोनों ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत के पीछे है ना, वो आगे बढ़ करके दांत को स्पर्श करता है या स्पर्श करने की कोशिश करता है और फिर इन वर्णों की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। एक बार बोल के हम देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। त, थ, द, ध, न, ल, स, ऐसा ही हुआ। अब है ओष्ठ। इस वर्ग के अंदर वे सारे वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण ओष्ठ की मदद से होता है, यानी कि होठ की मदद से होता है। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो नीचे के ओठ और ऊपर के ओठ आपस में स्पर्श करते हैं, आपस में सटते हैं, टच करते एक दूसरे को, तो फिर इन वर्णों का उच्चारण उत्पन्न होता है, यानी कि ये ध्वनियां उत्पन्न होती है। एक बार हम लोग बोल करके देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। उ, उ, प, फ, ब, भ, म। जरा देखिए, उ, उ, ओठ का आकार कैसा हो गया? उ, 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 उ। ये होठ और ये होठ इस जगह पर दोनों आपस में स्पर्श कर रहे हैं। उ, उ, स्पर्श कर रहे हैं। इनको जब बोल रहे हैं तो पूरे स्पर्श हो रहा है। प, प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। पूरे के पूरे चिपक गए, स्पर्श हो गए। इसमें यहां बगल में उ, उ, तो ये ओष्ठ हो गए। देने अनुनासिक वर्ग में वे सारे वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण नासिका की मदद से होता है, यानी कि नासिका से भी ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि मुंह के अन्य अंगों की मदद से ध्वनियां तो उत्पन्न होती हैं, उनके साथ साथ नासिका से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। नासिका भी बताया था ना, नाक के अंदर के जो छे, यहां से भी एक कंपन पैदा होती है और उस कंपन की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि मुख के अन्य अंगों की वजह से उत्पन्न ध्वनि और इसकी दोनों मिक्स हो करके एक आवाज बनती है। उनके मिश्रण से, उनके मिलने से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वही इन वर्णों की होती है। हम देख रहे हैं अंग यहां लिखा है, अंग यहां भी लिखा है। जब हम अंग बोलते हैं, अंग, 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 कंठ की मदद आ रही है, पर उस अंग जब बोलते हैं तो नाक में भी कंपन हो रहा है। आप ध्यान से बोल करके देखिए, अनुभव कीजिए, नाक से भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अंग, 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 यानी कि कंठ और नासिका दोनों। तो ये इसीलिए ये कंठ वर्ग में भी आया, तो ये अनुनासिक वर्ग में भी आ गया। यहां बोल रहे हैं इया, तालु की मदद से ये आवाज उत्पन्न हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो तालव्य के अंदर आए या, या। अब बोल के देखिए, और फिर यहां भी ध्यान दीजिए, तो नासिका से भी आवाज उत्पन्न हो रही है, या, या। फिर है अड़, मूर्धा की मदद आ रही है, इसीलिए मूर्धन्य भी है, अड़, अड़। पर नाक भी है, नाक से भी आवाज निकल रही है, या, या। अनुनासिक की भी मदद है, तो ये अनुनासिक के अंदर भी है। इसी तरह से है न, म, न, दांत की भी है मदद है, न, 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 है ना, दांत की मदद, और नाक की भी मदद है, न, न, अनुनासिक में भी आया। म, ओष्ठ की भी मदद आ रही है, म, 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 ओठ स्पर्श कर रहे हैं। यहां भी इस ग्रुप में भी, इस वर्ग में भी आ रहा है, अनुनासिक में भी नाक की भी आवाज उसमें से आ रही है, नाक से भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, कंपन उत्पन्न हो रही है, म, म। तो ये सारे क्या पंचमाक्षर हैं, यानी कि हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, पांचवा जो अक्षर होता है उसको बोलते हैं पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर भी, जो पंचमाक्षर हैं वो अनुनासिक ही होते हैं, यानी कि वो अपने अपने वर्ग के अंदर तो हैं ही, मुख्य अन्य अंगों की मदद तो होती है उनके उच्चारण में, साथ में नासिका की भी मदद होती है, यानी कि
पंचमाक्षर हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर, क वर्ग का पांचवा अक्षर अंग हो गया, च वर्ग का पांचवा अक्षर य हो गया, ट वर्ग का पांचवा अक्षर ण हो गया, त वर्ग का पांचवा अक्षर न हो गया और प वर्ग का पांचवा अक्षर म हो गया ना पंचमाक्षर। ये पंचमाक्षर का उच्चारण नासिका की मदद से भी होता है, इसलिए ये अनुनासिक हो गया। इनके साथ साथ अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका की मदद से होता है। चंद्रबिंदी का भी उच्चारण नासिका की मदद, अनुस्वार यानी कि जहां पर एक बिंदी लगती है, जैसे लिखते हैं ना कंग, अंग, अंग, इसके अंदर आएगा ना अंग, और फिर ये मात्रा जहां जहां लग जाए कंग, खंग, अनुनासिक बात आ रही है। चंद्रबिंदी जहां किसी अक्षर को पर ऐसे बना के तब फिर बिंदी लगाई जाती है, चंद्रबिंदी है ना। चांद जैसे चांद और फिर एक बिंदी, चंद्र चांद और फिर एक बिंदु है ना, चंद्र बिंदु। तो इसका भी उच्चारण नाक की मदद से होता है, जैसे लिखते हैं ना चांद। चलिए अब है कंठ तालव्य। इसके अंदर वे वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों की मदद से होता है। ए ऐ। कंठोष्ठ, इस वर्ग के अंदर वे सारे वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों की मदद से होता है। उदाहरण के लिए ओ आओ। दंतोष्ठ है, इसके अंदर वे सारे वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों की मदद से होता है, जैसे व। तो उच्चारण स्थान के विचार से वर्णों के ये भेद हो गए। आज हमने पढ़े वर्णों के भेद। इसके बाद जब अगली क्लास में, अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण और वर्तनी। धन्यवाद।